अभी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। कल हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में सब तरह के सवाल पढ़े थे भाई। जो सवाल पढ़े थे उनमें कोई डाउट्स है तो आप पहले पूछ लो, कोई टाइप आपसे नहीं हुआ तो पूछ लो, क्योंकि अभी हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेटर क्या है, कौन से प्रकार का है, रोटर के प्रकार कौन से हैं, फिर हम देखेंगे इस मोटर में दोष कौन से होते हैं वो देखेंगे, या हानियाँ देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे, हानियाँ देख लेंगे, वो कोई बात नहीं। कल वाले में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो भाई। कल वाला भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग था, जो कि सवाल अपने आता ही है। कोई सवाल नहीं है भाई? है नहीं, उस सवाल में क्या डाउट क्या है? ए बी सी डी ई एफ में कौन सा डाउट है? ऐसे बता दो, मैं पता है। हाँ, वो सूत्र कैसे आया? आपका ये कहना है कि आपको ये पता है कि S बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस होता है, ये आपको पता है कि नहीं है भाई? नहीं, एन एस होता है, नीचे नीचे क्या होता है? एन एस। ठीक, तो एस से इधर गुणा, मतलब एन एस से इसको गुणा कर दो, तो एस गुणा एन एस बराबर क्या आ जाएगा भाई? एन एस माइनस एन आर। बताओ बराबर है कि नहीं है? अरे मैंने एस एन एस को इधर गुणा किया, उधर गुणा किया। अब मैं इनको ले जाता हूँ उधर, एन आर को लेता हूँ इधर, तो एन आर को इधर लाए तो ये हो गया एन आर। एन एस अपनी एन एस की जगह पड़ा, एस गुणा एन एस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एस गुणा एन एस। अब बताओ मैं एन एस ले लेता हूँ, मान लो कॉमन, पीछे यहां से क्या बचेगा? एक, एक को एन एस से गुणा करो, एन एस आएगा, और इसमें क्या बचेगा? एस। ये सूत्र है कि नहीं? अब इसमें आपको दिक्कत क्या है? जैसे मान लो मुझे कोई स्लिप ये लिखेगा 4%, 4% का मतलब क्या है? 4/100 बराबर 0.04, यही होता है, यही अर्थ होता है। अब बताओ डाउट क्या? यही डाउट है और कोई? ये सूत्र लगा, न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या आ रही है? एनआर निकालना था, एस और एनएस की वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू मैंने बता दी कैसे पुट करनी होती है, एनएस की वैल्यू तो आपने निकाल डायरेक्ट पुट करनी है। ट्राई करो, अभी हो तो जाएगा, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल में किसी की दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। न्यूमेरिकल दिक्कत है तो फिर बड़ी दिक्कत है वो। न्यूमेरिकल की दिक्कत बड़ी दिक्कत मानी जाती है, छोटी दिक्कत नहीं होती वो। न्यूमेरिकल एक इजी बना। पेन ड्राइव डाले मैं फोटो? ओके, तो चलो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटर हमारे पास क्या है। लेमिनेटेड स्टील कोर वाइंडिंग है ये। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं स्टेटर की। ठीक है, स्टेटर है जो सबसे पहला सवाल है भाई, किसका बना हुआ है? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का क्या है भाई? योक या बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। इसकी कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके। एक विशेष सूचना है भाई, अभी जैसे मान लो हम कल से रामबाण का अपडेट का काम शुरू करेंगे, नई रामबाण के लिए, क्योंकि उसके बाद में जो पिछली रामबाण आई थी 2023 में आई थी, 2023 में आई थी, और जिस दिन आई थी उस दिन तक के पेपर लिए हुए हैं, मतलब उससे 4 दिन पहले तक का पेपर था, लॉन्च के दिन से आप देखोगे तो 4 दिन या 6 दिन पहले तक का। उसके बाद में टोटल लेटेस्ट एग्जाम में 70-80 पेपर हुए हैं। 70-80 पेपर हुए कौन से? उनमें से 37 पेपर तो एक BS-PSL गई है जो अभी हुए। बिहार वालों कितने पेपर हैं? 37, लगभग 1800 के आसपास क्वेश्चन है उनके। हर शिफ्ट में 50 सवाल आते हैं BS-PSL में, और UP-PSL में हर शिफ्ट में आते हैं 150 क्वेश्चन, 12 पेपर वो है, तो वो भी लगभग 1800 क्वेश्चन हो गए। और ये तो 1836 हुए। फिर उसके अलावा एग्जाम हुआ झारखंड इंस्ट्रक्टर का, बिहार इंस्ट्रक्टर का, राजस्थान इंस्ट्रक्टर का, ये भी पेपर उसके अंदर शामिल करने हैं। और इसके अलावा हुए हैं आपके पास MP लाइन अटेंडेंट का, शायद तक TO का तो हमने पिछली बार ले लिया था, लाइन अटेंडेंट तो भी हुई थी, तो MP लाइन अटेंडेंट का वो पेपर बाकी है। इसके अलावा PSUs के पेपर बाकी हैं, इसरो के जो बाद में हुए हैं,
इसरो के कुछ एनवीएस का भी पेपर, बार्क का पेपर तो दिया नहीं ना बार्क वालों ने, बार का पेपर बार थोड़ी है, डीआरडीओ की तरह तो है, बार कहाँ है, बार मेरे हिसाब से नहीं आया, याद नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। आईओसीएल केयर, गेल केयर वो पेपर है। और इस हिसाब से करते हुए टोटल नए उसमें 5000 सवाल के आसपास हैं, मतलब 5000 के आसपास सवाल बनेंगे ना टोटल। 3600 तो मैंने दो, वाह अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है इसको। 3600 के आसपास तो केवल दो ही पारियों मैंने बता दिया, दो एग्जाम के बता दिए, 3600 सवाल तो वहीं से बन गए। बाकी 2 साल में जितने भी और अलग अलग एग्जाम हुए हैं उनसे 1300-1400 सवाल मिल जाएंगे, तो 5000 के आसपास सवाल है। अब जो 5000 के आसपास सवाल आएंगे तो बहुत सारे सवाल तो लगभग रिपीट है, लेकिन उनके पूछने की भाषा थोड़ी चेंज है। वर्षन तो रिपीट होता है, लेकिन पूछने की भाषा थोड़ी सी क्या होती है, टेक्निकल यही तो मामला होता है, सवाल बहुत नया थोड़ी आता है, पूछने की भाषा क्या होती है, थोड़ी सी नहीं हो जाती है, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। तो उन 5000 सवालों को भी हम फिल्टर करके इसके साथ में सार संग्रह में और जोड़ेंगे। लेकिन ऐसे सीधे सीधे जोड़ेंगे तो आपके लिए तो बोरिंग काम हो जाएगा, एक ही तरह का सवाल दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, चौथी बार पढ़ रहे हो, एक ही प्रकार का सवाल आ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो हमने उसमें ये किया है, कभी लेटेस्ट में जो वो भाषा टेढ़ी मेढ़ी पूछ रहा है वो हम जरूरी रूप से लेंगे। जैसे मान लो टेढ़ी मेढ़ी भाषा पूछ रहा है ना वो आजकल पेपरों में, लोको पायलट के भी तो 5 पेपर हुए हैं, हाँ ऐसे करके हो गए, वो 5000 के आसपास सवाल बने थे, हमने कल ही जोड़े थे। तो अब उनमें क्या है कि भाषा, जैसे लोको पायलट वाले पेपर में भाषा थोड़ी घुमा के पूछी थी, तो और भी पेपरों में कई जगह पीएसयू में घुमा के पूछी हुई है। बीएसपीएसएल में मशीन और पावर सिस्टम में सिलेबस में थी, तो वहाँ पर उनके सवाल थोड़े अच्छे से निकल के जाएंगे कि और कैसे पूछे जाने की गुंजाइश है, जितनी भी गुंजाइश हो निकल के जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अब की बार जो रामबाण अगली आएगी, वैसे तो 2 महीने बाद आएगी, आपके मेंस में काम आएगी, प्री में यही रहेगी, क्योंकि मेंस तक आएगी नहीं ना, प्री जब तक नहीं होगा तब तक आई तो नहीं पाएगी, शुरू कल करेंगे। तो हम 5-6 जने लगेंगे, तो 2 महीना तो भी लगेगा। पेपर लगभग हमारा टाइप हो गया, मतलब वो काम तो हमारा हो गया पेपर वाला, बस फिल्टर करके उसका काम स्टार्ट करना है। अब उसमें मामला ये है, एक तो हम रामबाण बुक में जैसे ब्रह्मास्त्र बुक हमने लिखी ना, उसमें पहले टाइप वाइज नाम लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो अब की बार लिख दिया कि 3 फेज मोटर है, तो 3 फेज मोटर में हमने लिख दिया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, या नाम लिख दिया हमने रोटर, तो उसके नीचे सारे सवाल केवल किसके देंगे, रोटर के। फिर लिख दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियां, फिर सारे सवाल उसके नीचे क्या देंगे, हानियां, एक तो टाइप करके देंगे। वैसे अभी भी किताबें जो टाइप वाइज ही है, सिस्टमेटिक ऐसा नहीं है कि एक हानि का पहले मिलेगा एक हानि का लास्ट मिलेगा, लेकिन वो हेडिंग नहीं दी होती ना, तब तक बच्चे को ये पता नहीं होता पढ़ना कहाँ से शुरू करना इस टॉपिक का। तो एक तो वो कर देंगे। दूसरा कि ये जो अपने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, इन सॉल्यूशन में जगह बहुत ज़्यादा जा रही है, और बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो रिपीट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, तो आपने पढ़ा होगा, ऐसा है। अब की बार हम ये सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा करें, जहाँ जरूरी है उस पर्सन के नीचे तो सॉल्यूशन लिखें, और जहाँ अति आवश्यक नहीं है उसके तुरंत नीचे लिखना। जैसे न्यूमेरिकल का हर पर्सन के नीचे आंसर लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल हर पर्सन के नीचे आंसर लिखना पड़ेगा, अति आवश्यक है, ये तो अति आवश्यक है ना। जहाँ अति आवश्यक नहीं है वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो आग के प्रकार हुए, आग के प्रकार के टॉपिक है, आग के प्रकार पर जितने सवाल पूछे हैं, तो यहाँ पर हम एक क्या कर देंगे, एक ही डिटेल डाल देंगे यहाँ के आग के प्रकार, मतलब 4 प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कुछ केस में एफ और के प्रकार की भी आग होती है। तो वो एक जगह यहाँ पर हमने पूर्ण डाल दिया। ऐसी यहाँ पर चीज डाली होगी जिससे उस पेज के सारे सवाल हो, पेज का कोई सवाल अटके नहीं, जो पेज पर जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल उससे होने चाहिए, उसको उसके द्वारा, मतलब उसमें कोई भी सवाल में डाउट आए तो इधर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक ही जगह सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा ये है कि पर्सन के जस्ट नीचे उत्तर नहीं रखेंगे। अभी क्या है कि पर्सन के जस्ट नीचे उत्तर रहता है ना, तो उसमें क्या आंसर पहले दिखता है, तो बंदा क्या दिमाग कम लगाता है, ये भी थोड़ा मिस्टेक है। फिर हम इसका भी हमने तोड़ निकाला था, पिछली बार हेल्पर का एग्जाम है, लेकिन वो हमारा फेल हो गया था। हमने रामबाण 2.0 निकाली थी, हेल्पर के चक्कर में निकाली, तो उसमें हमने लिखा था सारे सॉल्यूशन हमने लास्ट में लिखे, लेकिन वहाँ पढ़ना पलटना पड़ता है, तो वो भी दिक्कत है। तो अब की बार हमने ये कहा है कि यहाँ पर पर्सन का क्वेश्चन नंबर और आंसर यहाँ लिखा जाएगा, हर पेज का, पेज कहीं नहीं पलटना आपको है भाई। इस पेज पर जैसे मान लो 6 सवाल आए हैं, तो 6 के मतलब 6 नंबर, मतलब जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर ABCD यहाँ लिखाएगा नीचे पट्टी पे, मतलब पूरे पढ़ने होगा। अब देखो कि जिसको मान लो कहीं डाउट है तो पढ़ना पलटना भी नहीं पड़ेगा, उसको नीचे दिख जाएगा, नीचे देख सकता चाहे तो, ठीक है। और ऊपर सवाल करोगे बीच में आंसर दिखेगा भी नहीं, और सॉल्यूशन भी ज्यादा जगह नहीं गिरेगा, ताकि आराम से नए प्रकार के सवाल और इसके अंदर इंक्लूड हो सके। यही है कि नहीं है? इसको चालू कर दो भाई। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है कि आपको क्या चाहिए भाई, आपको तो पढ़ना है, आपको क्या चाहिए, आपका कोई सजेशन है तो आप हमें अभी बता सकते हैं। डिटेल तो डालेंगे ना, मैंने कहा जो यहाँ ऐसे नहीं डिटेल तो डालेंगे, लेकिन एक डिटेल बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लो एक बार पूछा कि ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग कौन सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। हमने कहा भाई वो तो क्लास है, लेकिन उसमें नीचे लिखते ना क्लास ए प्रकार की आग ये है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है। अगला सवाल आ गया क्लास बी प्रकार की आग कौन सी है, तो वापस सॉल्यूशन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? तो मैं कहता हूं वो सॉल्यूशन तो फिर बार बार क्यों लिख रहे हैं? एक सॉल्यूशन को एक बार में काम हो जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा होगा, लेकिन कोई भी लाइन रिपीट नहीं आएगी, रिपीटेशन गाइड करेंगे।
क्वेश्चनों की रिपीटेशन भी गायब करेंगे और सॉल्यूशन का रिपीटेशन गायब करेंगे। और गायब करने का तरीका यही होता है। इसके अलावा क्या तरीका होता है भाई, आपके पास एक ही तरह के 10 सवाल हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। अब अग्निशमन है तो आग को बुझाने के लिए अब पूछा जाए कि भाई एक सवाल मान लो फॉर एग्जांपल आया कि जो उच्च तापमान पर लगने वाली आग को किससे बुझाया जाता है? आंसर है वेट केमिकल। आंसर क्या है? वेट केमिकल। लेकिन ऑप्शन में केवल वेट केमिकल थोड़ी है, ऑप्शन तो 4-5 है। तो कार्बन भी देगा, CO2 भी देगा, वेट केमिकल भी देगा, झाग भी देगा। फिर हम सॉल्यूशन लिखते समय चारों के बारे में बताते हैं, झाग यहाँ काम लेते हैं, उसको यहाँ काम लेते हैं, उसको यहाँ काम लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ बार बार क्यों बताते हैं? एक ही पेज में एक जगह बता दिया। इसका अर्थ ये है। इसके अलावा मैंने बता दिया आपका किस प्रकार से आएगा। अब इसके अलावा कोई किसी का सजेशन है या इसमें कोई चेंजेज है जो आप चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये गाड़ी शुरू होने के बाद वापस रिवर्स गियर है नहीं ना भाई, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मैं तो कहता हूँ 5,000 सवाल को पूरा फिल्टर करके डालना एक तरह से नई किताब जैसा काम होता है। कोई आपको तो मैंने क्वेश्चन बता दिया ना, कौन से कितने सही बता रहा हूँ मैं तो आपको। तो नई किताब जैसा काम हो जाता है, सवाल सारा पढ़ना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है। तो ये क्या वापस इधर रिवर्स गियर वाला सिस्टम ही नहीं है, जो गए फिर सीधे आगे जाना है। इस बुक में जोड़ोगे अलग आई, इस बुक में जोड़ेंगे लेकिन किताब बड़ी नहीं होगी, किताब उतनी बड़ी रहेगी, ये श्योर है। क्योंकि रिपीट वाला सवाल तो रखेंगे नहीं ना। मैं तो आपको कहता हूं कि इसमें 80% तो सवाल मतलब सवाल 90% रिपीट है, लेकिन सीधी सीधी भाषा है 70 से 80% रिपीट। 30% की भाषा रिपीट नहीं, भाषा घुमा के पूछी हुई है। तो उसमें हमें यह तय करना है कि आपकी बार भाषा कौन सी बड़ी रखनी है। बाकी सवाल तो 90% के आसपास सेम हो जाते हैं, लेकिन भाषा घुमाई जाती है। और भाषा घूमने के कारण बच्चा भी घूमता है, भाषा घुमाई होती है। तो किस प्रकार पूछने का तरीका घुमाई होता है, तो वो देखना है। और कोई सजेशन है कि नहीं है भाई? तो पढ़ते नहीं हो कि सजेशन नहीं है? यही हो गया मतलब प्रॉब्लम यही थी। एक और प्रॉब्लम है, मैंने एक बताई नहीं, मैंने क्या क्या आप सजेशन बताएंगे। हम क्या है कि चैप्टर के लास्ट में निमी के सवाल जोड़ेंगे, जो अच्छे वाले हैं वो जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि वो भी सवाल पूछे जाते हैं। जो सवाल निमी ने अभी तक मान लो निमी में लिखे असाइनमेंट वाले में अलग अलग पढ़े हैं, सीआई टेस्ट में और सी टेस्ट वाले दोनों में, और वो सवाल नहीं पूछे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल देता है निमी खुद, तो वो सवाल नहीं पूछे हुए हैं और अच्छे सवाल है, वो सवाल भी पीछे हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये एक लास्ट में एक खंड और बनेगा जिसमें निमी पर नाम लिख के बनेगा, ताकि निमी के सवाल भी पूरी सिर के साथ में जुड़ जाएंगे और ये एक पूरी क्वेश्चन बैंक है जो सही तरीके से रेडी हो जाएगी। उसमें कुछ नए प्रकार के सवाल होते हैं ना, जैसे आपको मैं काम देता हूं, बताओ ऑटो वायर क्या होता है, निमी में सवाल है। मतलब मेरा कहने वाला ऐसा सवाल है जो बाकी जगह नहीं मिलता, कई प्रश्नों में परीक्षा में भी नहीं पूछे हुए और वे सवाल है, तो उन सवालों को लेना पड़ेगा ना निमी वाले भी। तो वो हम लास्ट में एक खंड डाल के निमी क्वेश्चन करके एक खंड ले लेंगे। सही है कि नहीं भाई? अब आपका कोई सजेशन है किसी भी प्रकार का तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है? हाँ, गुड क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि कितने में मिल रही किताब अभी? 250। पेज कितने हैं? पेज कितना? 640, 664 है ना? 664 पेज। देख कितने मेरे आपको? 250 में। आपको ये लगता है ये महंगी है, तब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार फोटो कॉपी करा लो, आपको आइडिया लग जाए भाई। और तो मैं क्या बता सकता हूं, फोटो कॉपी करा लो, फोटो कॉपी करा के इसको मॉड्यूल वाइज बाइंडिंग करा लो, आपको पता चल जाएगा क्या लगेगा। ये तो ऐसे पता चल जाएगा। अभी आपके साहित्य एक पेज के हम आपसे ले रहे हैं, कितने पैसे पड़ते हैं? 30 पैसे के आसपास पड़ते होंगे, 30 या 32-33 पैसे पड़ते होंगे, 33-35 पड़ जाते होंगे ना, यही पड़ते होंगे ना, 35 पैसे एक पेज के हिसाब से, जिसमें बाइंडिंग भी शामिल होती है, कवर भी शामिल होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होता है जो हमें देना होता है, और उसमें हमारी कमाई भी शामिल होती है। शामिल होती है ना भाई, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होगी तो मैं अगले की लिस्ट आप कहां से लूंगा? टाइप करूंगा, कमाई तो चाहिए ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि कमाई नहीं होती, कमाई तो होती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर सापर मतलब सब दिन रात का फर्क होता है, वैसा नहीं होता। कमाई होती है फिक्स अमाउंट में, फिक्स परसेंटेज में कमाई होती है। दिस जो कमाई होती है ना, कभी भी कोई भी काम करेंगे कमाई तो होगी उसमें, कमाई तो करनी ही पड़ेगी। जो कमाई करती है उसमें भी 2 हिस्सा करना पड़ता है। एक हिस्सा होता है कि आगे वाले कामों में लगाया जाता है पैसा, एक हिस्सा हम घर ले जाते हैं। 2 ही तो होते हैं, इसे कायदे की बात होती है। तो जो काम में लगाते हैं वो सैलरी स्टाफ उसी में तो होती है, सैलरी जो काम में तो होता है। जैसे मान लो पहले रामबाण से कमाई, वो अगले रामबाण का जो भी काम कर रहा है स्टाफ को सैलरी वगैरह तो देते हैं। तो प्रॉफिट में तो 2 हिस्सा होते हैं, और क्या होते हैं? एक होता है अगले प्रोजेक्ट में लगाना होता है, और एक हिस्सा घर ले जाते हैं। 2 हिस्से होते हैं, तो होता ही है। तो आपकी जो किताब उसमें भी हम कुछ कमा रहे हैं, कुछ क्या ठीक ही कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फीस बहुत ज्यादा ही नहीं रखते हैं, वो वैसे ठीक है, नॉर्मल। आप मुझे बताओ मार्केट में 662 पेज की और कौन से पब्लिकेशन की, कौन से सब्जेक्ट की किताब 250 मारी है? मैं इलेक्ट्रिशियन तो छोड़ दो, भूल जाओ, और कोई सब्जेक्ट की 664 पेज की किताब 250 मारी है, वो राजस्थान जी की ले, जो तो राजस्थान में चल रही है भाई। तो ऐसा है, ऐसा तुक्के मारने। अब क्या है, आपको मैं फ्री दे दूंगा तो भी क्या मामला ठीक नहीं लगेगा, वो तो वैसा मामला हो गया।
वो तो वैसे मामला हो गया ना भाई, इतना क्या है, वो मामला नहीं। तो ये है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई सजेशन है तो आप अभी बता दो, क्योंकि कल से हम काम शुरू करेंगे। पेपर हमारा टाइप हो गए हैं, शुरू करना शुरू कर दिया, फिर वो क्या वापस छेड़छाड़ होती नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको भी पहले कहा था मैंने कहा ये जाड़ा है, इसमें हाथ डालने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि रामबाण में हाथ डाल रहे हैं तो मतलब 2 महीने लगेंगे, और जाड़ा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये रियलिटी है भाई, है हिंदी भाषा का। ओके ओके, आपका ये कहना है कि जिन जिन वर्ड के अंदर दिक्कत आती है उन वर्ड के आगे ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दूं। बाकी तो इंग्लिश क्यों करूंगा ना, मैं पूरी करूंगा तो बोरिंग हो जाएगी। जिन जिन वर्ड में दिक्कत आती है, जैसे मान लो कि अंत्य आवेश नाम आ गया, अनिच्छा नाम आ गया, वर्तमान नाम आ गया, वर्तमान का मात्रा क्या, तो ब्रैकेट में करंट लिखना चाहिए। आपका कहने मतलब यही था। हाँ, ये एक अच्छा सजेशन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आपको क्या क्या तकलीफ आ रही है वो आप मुझे बताओगे, उस हिसाब से चीजें सही करूंगा। अल्टीमेटली पढ़ेगा कौन, स्टूडेंट पढ़ेगा भाई। तो सजेशन मांगूंगा कैसे, आपसे मांगूंगा। बाकी सजेशन मांगने से पहले मैंने आके बहुत सारा बता दिया, सीधा सजेशन पे काम थोड़ी। इतना सजेशन तो मेरे पास पहले से था। इसमें ये बच्चों को तकलीफ आ रही है, किन किन को तकलीफ है, मैंने किससे पूछा बताओ। मैंने पूछा जो इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हुए थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं रैंक वाले, उनसे पूछा, क्योंकि सबसे ज्यादा रामबाण को उन्होंने रगड़ा पूरा, पन्ना पन्ना अलग अलग किया। उनसे पूछा कि क्या क्या तकलीफ आ रही है, तो उन्होंने मुझे कई तकलीफें बताई। तो उन्होंने कहा ये करने पर सोल्यूशन ठीक रहेगा। उन्होंने यही बताया कि किताब में टोटल 5 जगह ऐसे सवाल हैं, एक ही प्रकार का सवाल अलग अलग वापस आया हुआ है, लेकिन दोनों में आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। 5 जगह पर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे में नहीं, 5 जगह पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सवालों के आंसर में गड़बड़ है, कुछ सवालों के आंसर में गड़बड़ नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है, आंसर की सही दी हुई है। कुछ में वो कह रहा है ब्लंडर है, मतलब अपनी तरफ से नहीं, निमी की तरफ से। उनका क्या करें, जैसे जो विद्युत की आग कौन सी श्रेणी की है, कार्बन पुरुष कितना घिसा है तो बदल देना चाहिए। मतलब ये जो है ना, ये सवाल एक ही किताब में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा हम कौन सा माने, आंसर भी अलग अलग बोर्ड अलग अलग दे रहा है। उन्होंने कहा ये सवाल है ब्लंडर सवाल, तो वो कुछ सवाल है ब्लंडर सवाल है। ये भी तो रियल है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सवाल ब्लंडर है नहीं, ब्लंडर सवाल है। मैंने आपको लिखाया 3% सिलिकन, 57% लोहा, लिखा है नहीं लिखा, निमी में लिखा हुआ है। निमी के असाइनमेंट में सवाल है, उसमें लिखा है 7% लोहा, नहीं 7% सिलिकन, 93% लोहा, और वो आंसर निमी ने, उसको माना लो। और ये भी पहले वाले निमी का था, ये भी निमी का। अब हम सोचेंगे हम कौन सा माने, हिमाचल प्रदेश ने निमी वाले सवाल का आंसर मान लिया, लेकिन है तो ये गलत ना, इसमें तो ऑब्जेक्शन लगाने पर सवाल डिलीट हो गए तो। लेकिन ब्लंडर मिस्टेक तो है ना निमी के द्वारा ही, ऐसा नहीं कि ब्लंडर नहीं है, तो ब्लंडर ही है तो, और क्या है। अब हम कहते हैं हम कौन सा माने, तुम तो दोनों ऑप्शन दे रहे हो, दिए हुए है, थ्योरी में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से कोई डाटा ही नहीं है ये, लेकिन वो ऐसा भी तो ब्लंडर मिस्टेक है। तो ये भी मामला है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है तो भाई ऑनलाइन वाले तुम भी बता दो, हरियाणा एलएम वाले कौन सी बुक लें वही लेंगे, और कौन सी लेंगे तुम। बच्चा कह रहा है रामबाण बुक का प्रमोशन चल रहा है। रामबाण बुक का प्रमोशन जरूरत ही नहीं भाई, वो प्रमोटेड है। तुमसे सजेशन पूछा है वो बताओ तुम, बाकी पंचायत मत करो। ये तुम्हारे काम की चीज भी नहीं है कि मान लो मैं रामबाण बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, वो मेरा काम है, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। कोई मान लो आता है कहते कमेंट कर लेता है कि सर कोर्स बेच रहे, तो मेरा काम है बेचूंगा, और मैं क्या करूंगा। आपको क्या लगता है मैं जाके वो खाटू श्याम में भजन गाऊंगा, मुझे आते नहीं ना, मुझे भजन गाना आता है, मैं भजन गाता, सिंगर होता नहीं होता। अब मुझे आता है पढ़ाना, तो मैं कोर्स बेचूंगा, और क्या बेचूंगा। अब मैं ऐसे थोड़ी है कि लोहे की टेबल बना के बेचूंगा, जो मुझे आता है वही तो मैं करूंगा। इसमें वो कमेंट करके कौन सा बहुत बड़ा तीर मारते हैं, कौन सा बहुत बड़ा तीर मारते हैं। तो सिंपल मामला है कि भाई कोर्स बेचे, यस कोर्स बेचते हैं तभी तो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप अमेजन पर जाके कमेंट करो ये तो सामान बेच रहा है, और अमेजन खोला क्यों है, अमेजन क्यों खोला, सामान बेचने के लिए खोला कि आप आओ जो चीज चाहिए वो ले लो, आपको यहाँ मिल जाएगी, यही तो है अमेजन। और क्या अमेजन, आप यदि मान लो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ये तो सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, और क्या करेगा बताओ, यही तो काम है। आप दुकान खोलेंगे मान लो किराना की, तो आपको कई कहते हैं गाँव में, कई बार किराना की दुकान खोलते गाँव कहते हैं ये गाँव को लूट रहा है एक है ना कॉमन वर्ड है, गाँव को लूट रहा है, मत जाओ भाई उसकी दुकान पे। लेकिन कॉमन वर्ड है, आदमी अपनी क्या भड़ास कैसे निकाले, तो कहता है ये बोल देते हैं, तो उसके जीवन में क्या थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, हमने ये कह दिया। उसको दुकान वालों ने नहीं कहा, किसी और को कहा, कहते भी तो उसको नहीं है, उस दुकान से वापस जाएगा सामान खरीदने भी, जानी है। तो वो क्या है कि वो ऐसा कोई अभी थोड़ी है, तो लगातार रूप से चलता आ रहा है। तो आपका सजेशन है तो सजेशन दे दो भाई, कोई सजेशन नहीं है ना, इतना ही मामला था, हो गया। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, ये भी बता दो, मैं ये लिख लूं फिर ये करूं, फिर कहते सर इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, वो तकलीफ है वो भी तो नहीं है। मैं अब की बार लिखने के बाद में आगामी 3 साल तक नहीं छेड़ूंगा, मैं बताऊं आपको रियल बात, क्योंकि मेरे साथ जितने भी काम करेंगे वो सब जूनियर इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, वो काम करेंगे, उसके बाद वो नौकरी पे चले जाएंगे। मेरे पास कंटेंट वालों की सीट खाली है सारी, मेरे पास कंटेंट राइटर जितने भी थे
एक यूपी से थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी कंटेंट राइटर और टीचर जितने भी थे सारे जूनियर इंस्ट्रक्टर बन गए। तो और बाकी कभी मैं रामायण बुक के लिए 2-3 जनों को बुलाऊंगा, वो भी जूनियर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही तब तक मैं सोच रहा हूं दिवाली तक काम करवा लूं। भाई रियल बात है ना, ऐसा नहीं कि रियल बात है। उसके बाद तो जैसे मान लो दुर्ग सर का जूनियर इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन फर्स्ट रहेंगे उनकी, तो वो भी जैसे जोधपुर में जॉब करेंगे, जोधपुर उनको कॉलेज मिल जाएगी, फर्स्ट रहेंगे तो कुछ चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो दिन में तो वो कॉलेज जाएंगे, सुबह या शाम को कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन फिर वो कंटेंट थोड़ी चेक कर पाएंगे, वो तो क्लास ही मुश्किल से ले पाएंगे, इतना टाइम मिलेगा बाकी का। वो जितने भी है हमारे सारे, हमारे को ऐसा नहीं, फिटर में, डीजल में, सब में। एक हमारे आर के सर थे, वो डीजल में पढ़ाते थे और वो यूपी से थे, वो पास नहीं हो पाए, वो भी राजस्थान जी के चक्कर में। टेक्निकल में वो फिट में बाकी सबसे हाईएस्ट नंबर वही लाए, लेकिन वो क्या है कि राजस्थान जी के नहीं है, उनको झुंझुनू नाम और ये नीम का खाना याद नहीं हुआ। यूपी से थे तो ये सारे जिले याद होना भारी पड़ जाता है, जिले याद नहीं होता कहानी अंदर की कैसे याद होगी, बड़ी भारी पड़ जाती है। तो वो मामला है, तो जी के राजस्थान वालों को पल्ले नहीं पड़े, यूपी वालों को राजस्थान जी के पल्ले पड़ना कितना भारी काम होता है। फिर वो टेक्निकल थोड़ी ठीक थी तो वो मामला था, बाकी हमारे सारे सेलेक्ट हो गए। इसलिए मैं कहता हूं आपका जो सजेशन है आपका मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भले 1 घंटा 2 घंटा लगो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं वापस 3 साल तक इसको टच नहीं करूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है इसको बार बार टच करने का, क्योंकि बाद में मेरे जितनी भी टीम थे वो तो सिलेक्ट हो गई ना। अब तो टीम नहीं बनाऊंगा, टीम नहीं कैसी बनेगी, और तो उस बात पर डिपेंड करेगा। कंटेंट की भी टीम चाहिए होती है, पेपर बनाने वाली भी चाहिए होती है, कैसे बनेगी तो बात पर डिपेंड करती है। जो टीम थी वो तो सब सिलेक्टेड है, अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तब तक ले लेते हैं काम है। तो वैसे भी मैं 2 साल से पहले टच वैसे नहीं करता, 2 साल से ऊपर हो गया। अब की बार, पिछली बार जुलाई अगस्त में आई थी किताब, अगस्त में आई थी, तो बस देख लो। अब इसके अलावा कोई इसमें आपको कमी लग रही है तो पहले बता दो कि ये आपको तकलीफ आएगी। हाँ हाँ, कैसे? स्टेटर के और रोटर के मान लो सवाल पूछे गए हैं, तो एक ही सॉल्यूशन, स्टेटर का सॉल्यूशन सवाल मान लो 5 है, तो 500 सवालों के नीचे एक ही सॉल्यूशन लिखेंगे जिसमें स्टेटर के डायग्राम के सहित स्टेटर के सारा भाग बता देंगे जो प्रश्नों में पूछा हुआ है उनका। ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बताएं, एक्स्ट्रा क्यों बताएंगे, एक्स्ट्रा बताने का तो मतलब ही नहीं, फालतू का मामला बढ़ जाएगा। जिससे उन प्रश्नों को पढ़ते समय कहीं भी डाउट आए तो वो सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन तो वही होता है, प्रश्नों को पढ़ते समय जो डाउट आए उसका क्या होता है, हल हो जाए। न्यूमेरिकल का तो मैंने पहले बता दिया, न्यूमेरिकल हर पर्सन के नीचे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका एक साथ कैसे हो सकता है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है भाई, है यूट्यूब पर, वो जरूरी नहीं है, करा भी दूंगा नहीं भी करूंगा, शायद करूंगा, लेकिन वो ऐसा अनिवार्य नहीं है। वो पहले पढ़ाते थे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, आजकल कम कर दिया ना। आजकल जब एग्जाम की डेट आती है उसमें ज़्यादा पढ़ाते हैं, बाकी टाइम नहीं पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, वापस पढ़ाएंगे जब आपकी कोई डेट वेट आएगी तब शुरू करेंगे। जैसे एलबी की डेट आई थी, एलबी बहुत पढ़ाया, डेट आती है तब पढ़ाते हैं, बिना डेट पढ़ाने वाला काम रहता नहीं है। हाँ, और कोई है तो बता दो इस किताब के अंदर, बाकी यूट्यूब तो बाद नहीं हो जाएगा ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। क्लियर अभी? चलो, तो इसका आपको बता दिया सारा। न्यू बुक के लिए इंतजार करें क्या, कर लो, 2 महीने लगेंगे, देख लो तुम करना नहीं करना, महीने 2 लगेंगे कंफर्म है। तो मैं तो ये क्या, आप क्लास रूम में हो तो मैंने आपको पहले बताया, इसलिए कि कोई नया आइडिया होगा, नया सजेशन होगा कि आपको पढ़ने के लिए कैसा चाहिए वो दे देंगे। आप आए लास्ट में, आपका कोई आइडिया है? हाँ है, 3-4 पेज में सूत्र होना चाहिए। ये स्टार्टिंग डाल देते हैं, या हम लास्ट में 4 पेज डाल देंगे, 4 पेज 8 पेज जो भी होंगे। मैं समझ गया, मैं आपका एक ही सजेशन को मान लेता हूं, मैं आगे के 16 पेज डाल दूंगा रंगीन। मैं आपको बता दूं, बैठ दो, मल्टी कलर में रंगीन, जिसमें रंगीन में क्या है कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा लिखते हैं ना तो भी आराम से दिखता है, फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी भी चल जाती है ना, उसमें क्या है कि कंटेंट आ जाता है ज्यादा। और वो चाह रहे हैं एनेक्सर के हिसाब से, मैं समझ गया, एनेक्सर चाह रहे हैं कि किस चीज का मात्रा क्या है, ऐसे ही मात्रा किसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, मतलब बेसिक बेसिक ऐसा जो टॉपिकों में नहीं होता है लेकिन हमें जानने पर जरूरी चाहिए। और बाकी के फॉर्मूले बड़े नहीं है, तो फॉर्मूले छोटे ही है लेकिन फॉर्मूले भी डाल देंगे, ठीक है। या तो फॉर्मूले डाल देंगे, उसमें डाल ही देंगे, या फॉर्मूले का आपको चार्ट दे देंगे, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूले का करेंगे, है। हाँ, या तो उसमें डाल देंगे, उसमें चार्ट दे देंगे, कई बार किताब के साथ भी तो चार्ट आते हैं, उसमें चार्ट दे देंगे। जो आप भले ही कोशिश करेंगे, चार्ट वाला मामला तो अभी तक हमने कभी छपाया नहीं, चार्ट वाला हो जाता तो ठीक रहता, थोड़ा कमरे में चिपक जाता है, गम जाता, ढूंढना थोड़ी होता है, कार्ड तो चिपकाना होता है कमरे में, कहाँ गमता है, हमने पढ़ाई की है, हमारा कभी नहीं गमा। हम तो चार्ट होते थे तो उसमें चिपका देते थे, जब चार्ट नहीं आता था, मैं टेक्निकल पढ़ा हूं और मैंने गेट का एग्जाम दिया तो हमारे तो सूत्र ही सूत्र होते थे, टोटल न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल सवाल टोटल 65 में भी तो 3-4 आते थे, बाकी सारे न्यूमेरिकल होते। और वो थ्योरेटिकल सवाल हमारे लीडर का मामला था, वही नहीं बैठता था, न्यूमेरिकल तो बैठ जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा ड्राइंग सीट आती है ना, उन सीट पर बड़ा बड़ा सूत्र लिखे वो भी चिपका देते थे, कमरे में चारों चिपके रहते थे। इससे एक होता क्या था, इससे माहौल मिल जाता था, जिधर देखो पढ़ाई है, ये रियलिटी है, ये मिलता था। तो ऐसे अब गम जाता है घूम जाता है, ये कोई बात थोड़ी, आप पढ़ाई कर रहे हो, मजा कर रहे हो, गम कैसे जाएगा कोई चीज, ये मैं नहीं मानता। सीनियर पढ़ने वाले के चार्ट गमता है क्या? मैं 1 साल दिल्ली पढ़ा, मेरे एक भी चीज नहीं गमी, क्यों घूमेगी? चार्ट आया तो मैंने चार्ट चिपकाया, मैं चार्ट मेरे पास नहीं रखा,
अब मैं अंदर डेली डेली खोल के थोड़ा देखूंगा, वो चिपका दिया। जहां ऐसे क्या होता है कभी खड़े खड़े घूमते हैं तो भी कुछ ना कुछ नजर पड़ती है, और नजर पड़े नहीं पड़े कम से कम ये तो रहता है कि पढ़ना है हमें। उठते गोल तो दिखता है अपना आदमी को, आपको क्या चाहिए, गोल ही तो चाहिए होता है, गोल दिखता है। कौन? राजस्थान जीके का बड़ा सा नक्शा देता है। हाँ भाई यही तो कह रहा हूं, जो आपके पास चार्ट कोई भी आता है, चार्ट तो चिपकाना होता है, बड़ा सा नक्शा इसलिए देते हैं वो चिपकाओ, ताकि आप बार बार उसको देखोगे पता चलेगा पाली को कितने जिले टच कर रहे हैं और कौन से टच कर रहे हैं, ताकि आपको नक्शा दिमाग में फिर बैठ जाता है, तो आपको यह भी पता चलेगा नदी कहां से निकल रही है, रास्ता कौन सा है, वही तो पता करना होता है। और क्या पता करना होता है, आधी चीजें क्लियर होती है। मैप ऐसे नहीं, मैप बनाने का कारण होता है, आप उद्देश्य को नहीं समझ पाते तो दिक्कत होती है। तो चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे इंडिया मैप हो, चाहे राजस्थान मैप हो, ठीक है भाई। किताब में और तो किसी का भाई कोई आइडिया नहीं है, आपका भाई कोई आइडिया है? तुम सुन उधर किधर जा रहे थे, उसको लाने जा रहे थे, उससे मिलने गए थे, जल्दी आ गए थे इधर नहीं, इसलिए उधर चले गए थे। हाँ तभी मैंने कहा जूडियो के सामने से जा रहे थे, फोन करते करते हाथ ऊपर करते करते, पता नहीं दिख गया होगा आपको वो। तुम्हारा कोई आइडिया भाई? नागपाल? हाँ नहीं है, कोई आइडिया नहीं भाई, किसी का कोई आइडिया कोई सजेशन है तो अभी बता सकता है। और ये वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सजेशन ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी कार्य हो, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बदलना होता है तो चीज ही आ जाती है। आपसे जो ले रहा हूँ वो फीडबैक है, जो इसको बदल के वापस सही करके जाऊंगा वो है फीड फॉरवर्ड। तो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बदलने पर चीजें क्या हो जाती है सही। कोई भी आपने काम किया तो उसका फीडबैक लिया, फिर उसमें सुधार करके करोगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही मामला है। तो निर्मित किससे होती है भाई? कास्ट आयरन से। इसकी कोर किसकी बनी होती है भाई? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके निर्मित की जाती है। ओके, इसकी क्रोड पर कौन सी वाइंडिंग होती है? हैं? स्टार या डेल्टा की 3 पेज वाइंडिंग होती है। इसकी कोर पर स्टार या डेल्टा की 3 पेज वाइंडिंग होती है, जो कि आपस में कितने डिग्री फेज अंतर पर होती है? जो कि आपस में 120 डिग्री फेज अंतर पर होती है। इसके टर्मिनल बॉक्स में कितने टर्मिनल होते हैं? 6 टर्मिनल होते हैं। 6 कौन से होते हैं भाई? 3 स्टार के, 3 डेल्टा के। ठीक, ये जो नीचे लगाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं? बेड प्लेट। बेड प्लेट कहते हैं। ये हमारे पास आई होल या आई बोल्ट कह दो, आई होल कह दो या आई बोल्ट कह दो, यानी जो मोटर को उठाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है भाई। और स्टेटर है, जो स्थिर भाग होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। करो नोट। प्रत्येक चैप्टर के बाद में आपके क्लास में चेक करवा देंगे, जो होशियार होशियार 5-6 जने बच्चे हैं उनसे चेक करा देंगे भाई कोई मिस्टेक तो नहीं रही, कुछ जो चाहते हो वो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है। जरूरी है, मैंने मेरी पीड़ा बता दी ना, आगे 3-4 साल तक मैं इसमें छेड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं तो चाहता हूँ एक बार में परफेक्ट हो जाए। अब यार बार बार का काम रही नहीं, मेरे से होना है नहीं वापस। रियलिटी यही है, और कोई रियलिटी नहीं है। और कोशिश करूंगा, ये 600 अभी 64 पेज है किताब, इस 664 पेज की जगह मेरी कोशिश विशेष रूप से यह है कि 600 पेज की हो, जिसमें सवाल भी ज्यादा जाए। उसी हिसाब से मैंने सिस्टम किया, सवाल भी ज्यादा है, दिखने में थोड़ी कम मोटी हो जाए। एक बार होता है कि कई बच्चों के बाइंडिंग उखड़ जाती है। आपके किसी उखड़ी क्या? आपके नहीं उखड़ी? नहीं, कुछ बच्चों की, सबके नहीं उखड़ी, सबके नहीं, कुछ की उखड़ी है। कुछ की इसलिए उखड़ी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पेस्टिंग करते हैं ना, तो पेस्टिंग वाला मटेरियल वो नया लेके आ जाते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी हो जाता है कई बार। फिर वो हमें तुरंत पता चलता नहीं, किताब जाती है मार्केट में, महीने भर के बाद उसकी उखड़ी, फिर वो बताएगा, तब तक वो कहेगा हाँ मैंने चेंज कर दी। मामला ऐसा होता है। और वो भी कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा काम। जैसे हमें मान लो पेस्टिंग के वो 4 रुपए ले रहा है, तो उसके वो पहले सामान आ रहा 3 रुपए में, तो सस्ता लेके 2 रुपए में सामान लेके आ गया। एक किताब पेस्टिंग का कितना लगता है? ये तो 3 रुपए लगते हैं, 4 रुपए लगते हैं, पेस्टिंग का कितने लगता है? एक किताब की पेस्टिंग कितने रुपए लगता है? पेस्टिंग है, उसके बाद बाकी तो प्रिंटिंगों के लगते हैं, बाइंडिंगों के लगते हैं, पेस्टिंग का तो हिसाब का लगता है पैसा, कवर लेमिनेशन के लगते हैं,
जितनी भी किताब आप छपी हुई आती है ना आपके पास, इसमें 80% रुपए जो हमें लगते हैं, 70% रुपए, 80% रुपए केवल कागज के लगते हैं खरीदने के। बाकी सब काम 30% में, 20-30% हो जाता है। सबसे महंगा कागज खरीदना ही है। सिंबल तो उसका उस चैप्टर के अंदर मतलब उसमें आ जाएगा ना, डायोड वाला, डायोड में आ जाएगा पूरा सब। उनके अलावा उनके साथ में हम लिख देंगे आपकी बार, और क्या करें, जो जो आने की संभावना रहती है वो सारे लिख देंगे, कोशिश यही रखेंगे। हो गया भाई? ओके। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा मामला, जिसमें हम देखते हैं रोटर के बारे में। एक इसमें इस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है, स्टेटर भी होती है ना आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो स्टार डेल्टा लिखा वो आर्मेचर ही है वाइंडिंग। लेकिन एक लाइन है भाई, आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है, तो आप कहोगे स्टेटर होती है। रोटर होता है तो हमारे पास घूर्णित भाग है। रोटर किसका बना होता है? लेमिनेटेड स्टील कोर, लेकिन अपने किताब में ये भी लिखा हुआ है माइल्ड स्टील का है। लेमिनेटेड स्टील क्रोड से निर्मित या माइल्ड स्टील से निर्मित। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है एंड रिंग, जो हम बाद में देखेंगे एंड रिंगों को और क्या होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? पहला है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा SCIM। आगे जहां भी SCIM लिखा इसका मतलब यही रहेगा, अपन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। SRIM है। हाँ वही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर माउंट रोटर होता है।
किसकी? रोटर की आवृत्ति तो नहीं है, आवृत्ति का मामला थोड़ी है अभी। वो नहीं है, वो सवाल मैं समझ गया। वो है रोटर की आवृत्ति जो हमने कल पढ़ा था, एफ आर, एस गुणा एफ। तो उसमें अपने पास कितना आया? लगभग 2%, 3%, 4% आया नहीं आया? तो सामान्यतः वो 2 से 4% होती है, लेकिन 2 से 5% तक मान लिया जाता है। सामान्यतः कितनी होती है? 2 से 4% रोटर आवृत्ति। वो है रनिंग के टाइम, जो कल हमने पढ़ा ना, एफ आर, वो एफ आर है वो। अब देखो, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, आवाज नहीं, इसके बारे में जो जो आप बताएंगे उसको लिखेंगे। भाई यहाँ इसके ऊपर वाइंडिंग होती है क्या? नहीं, ये छड़ों को शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। ये जो हमारे पास छड़े हैं, इन छड़ों को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट। दोनों तरफ क्या लगी होती है? रिंग। इन रिंग दोनों सिरों पर लगी, इसलिए इसको एंड रिंग बोलेंगे। और एंड रिंग पर ये छड़ जुड़े होते हैं। कौन सी विधि से? या तो वेल्डिंग कह दो या ब्रेजिंग कह दो। सबसे उपयुक्त होता है ब्रेजिंग नाम। ब्रेजिंग नहीं है तो वेल्डिंग कह देते हैं। ब्रेजिंग विधि के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये है शॉर्ट सर्किट छड़ों से निर्मित होती है तथा इन छड़ों के दोनों सिरों पर एंड रिंग लगी होती है। दूसरी बात, छड़ एवं रिंग किससे बनी होती है भाई? छोटी मशीन है तो एल्यूमिनियम है। दोनों को बनानी सेम ही धातु से चाहिए। और बड़ी मशीन है तो किसकी बनाते हैं भाई? कॉपर की। इस पर कोई वाइंडिंग स्थापित नहीं होती है। इस पर किसी प्रकार की वाइंडिंग स्थापित होती है क्या? आप कहेंगे नहीं होती है। अब रोटर की छड़ें हल्की सी स्क्यूड की जाती है, एंटी जाती है। क्यों एंटी जाती है? जिससे कोगिंग दोष नहीं हो। कोगिंग यानी कि क्या होता है? चुंबकीय लोकिंग। ठीक है, तो इसमें कोगिंग एंड क्राउलिंग दोष होता है। कोगिंग एंड क्राउलिंग दोष होता है। कोगिंग है जो हमारे पास, जिसे क्या कहते हैं? चुंबकीय लोकिंग। जब हमारे पास वो आर्मेचर की, जो आर्मेचर में स्लॉट की संख्या तथा इन छड़ों की संख्या का अनुपात या तो बराबर हो जाए या पूर्णांक हो जाए, तो चुंबकीय लोक की कंडीशन आएगी। चुंबकीय लोक की कंडीशन आने पर वो उस लोक के अंदर ही फंस जाएगी, वो अपने आप से गति नहीं कर पाएगी। तो वो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर में लाते हैं कंडीशन चुंबकीय लोकिंग, लेकिन यहां नहीं लाते हैं। वहां नियत गति चलानी होती है, तो चुंबकीय लोकिंग काम लेते हैं। चुंबकीय लोकिंग का नाम आगे और होगा टीथ लोकिंग, दंत लोकिंग नाम होता है। तो यहां पर इसका कार्य नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? एंड दिया जाता है, चुंबकीय लोकिंग। इस दोष को दूर करने के लिए छड़ों को एंटर जाता है। ठीक है, क्राउलिंग का मतलब क्या होता है? क्राउलिंग यानी रेंगना। ये हार्मोनिक्स के प्रभाव के कारण धीमी गति हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। तो वो उसे हम कहते हैं क्राउलिंग। क्राउल का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो इसमें कोगिंग एंड क्राउलिंग दोष उत्पन्न होता है। ये यहां पर किस से कैसे जुड़े रहते हैं? तो आप कहते हैं ब्रेजिंग या वेल्डिंग। ब्रेजिंग या वेल्डिंग। हाँ, टॉर्क कम रहेगा, भी लिखेंगे इसमें। इसमें प्रतिरोध जो है ज्यादा रहेगा, टॉर्क है इसका प्रारंभिक धारा का मान पूर्ण धारा से 5 से 6 गुना होगा। अतः प्रारंभिक धारा उच्च है, प्रतिरोध कम है, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है।
इसमें। बाकी तो हम चाहते हैं नहीं 3 फेज नहीं, वो भी स्क्विरल केज में। हम थोड़ी चाहते हैं स्टार्टिंग धारा ऊंचो, हम कहते हैं स्टार्टिंग धारा तो निम्न हो, टॉर्क उच्च हो। स्टार्टिंग धारा निम्न कब होगी? जब प्रतिरोध उच्च होगा। प्रतिरोध उच्च होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? उच्च। अब ये तो तांबे का है, प्रतिरोध इसका क्या है? कम, तो धारा का मान क्या है? ज्यादा। धारा का मान ज्यादा, प्रतिरोध कम है, तो टॉर्क भी क्या होगा इसका? कम। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। और जैसे ही मैं वाउंड रोटर बनाऊंगा तो वाउंड रोटर में प्रतिरोध की वाइंडिंग करूंगा और उसको 3 फेज रियोस्टेट से जोड़ दूंगा, तो शुरुआत में प्रतिरोध क्या रखूंगा? ज्यादा, तो धारा क्या रहेगी? कम, टॉर्क क्या रहेगा? ज्यादा। वो मामला। पढ़ाई हुआ सब है बेटा, पढ़ो आप। पापा डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई नहीं उसका टेस्ट कैसे ले रहे हैं? ऐसे ही ले रहे हैं। ये रोटर, हाँ, किसका मान शून्य होता है? हाँ, इसमें यदि कोई छड़ टूट जाती है तो छड़ को टूटने के बाद में चुंबकीय लॉकिंग की कंडीशन आ जाती है, मतलब चुंबकीय लॉकिंग की कंडीशन से बन जाती है, इसलिए यह ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाता वो। कारण तो यही होता है। यदि हमारे पास समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ नहीं होता है, एक दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र काटने लग जाएगा। और समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ तो समान रूप से जो इन दोनों के बीच गैप होता है ना, उसे चुंबकीय क्षेत्र को बराबर रूप से काटा जाता है, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक छड़ टूटने पर तो कंपन भी होगा, इसमें दोलन करेगा। वैसे ही मोटर कैसे काम करती है? लिख लिया भाई? लिख रहे हो? लिख लिया, ठीक है। ये लिख लिया ना भाई? इसको कैसे जोड़ा जाता है? ब्रेजिंग यहाँ नहीं लिखा? हाँ लिख लो भाई, ये भी तो मैंने इसमें लिखा। तो ऐसे क्या कर रहे हो? यहाँ तो बना लो, नहीं बनाओ तो ये लिख लो कि एंड रिंग व छड़ ब्रेजिंग या वेल्डिंग विधि द्वारा जुड़ी होती है। हैं? कौन वैसे कोई फिक्स नहीं होता है, इसको एक्सक्यूट करना होता है, एंड नहीं होता है। ब्रेजिंग वे एंड रिंग वे शॉर्ट सर्किट छड़ को ब्रेजिंग या वेल्डिंग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। ब्रेजिंग या वेल्डिंग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। एक्चुअल में क्या है, यहां पर जो कार्य करता नहीं है छड़ें, ये 60 डिग्री एंगल के हिसाब से कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक 60 डिग्री पर आर वाई बी में से कोई ना कोई एक होगा जिसका मान 0 होगा। कितना डिग्री पर? प्रत्येक 60 डिग्री पर। हर एक का 180 डिग्री पर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा? 3 आपकी तरंगें चल रही है, प्रत्येक 60 पर एक ना एक 0 होगा कि नहीं होगा? तो प्रत्येक 60 डिग्री पर एक ना एक 0 होता है, तो प्रत्येक 60 डिग्री के हिसाब से शिफ्ट होकर चलती है। इसी में लिखना आगे। तो इसमें इसकी स्टार्टिंग धारा पूर्ण लोड धारा की कितने गुना होती है? 5 से 6 गुना। इसकी स्टार्टिंग धारा का मान पूर्ण लोड धारा की कितना होती है भाई? 5 से 6 गुना। सिंगल केज में स्टार्टिंग प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई? निम्न। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? निम्न होता है। तांबे की बनी हुई है तो स्टार्टिंग प्रतिरोध क्या है? कम। स्टार्टिंग धारा क्या है? उच्च। जबकि हमें चाहिए उल्टा है। सुबह शाम एनी टाइम बारिश आ रही है आज कर ना। रात में उठते हो तो बारिश दिखती है। कितने बजे सोता है फिर तुम? 1 बजे सोता है? इतनी बारिश आई?
1 बजे बड़ी, हाँ रोकी हुई है वो तो, करेंगे वो, नहीं कर देंगे, इतने कोई जल्दबाजी नहीं, अब सही है, तुम्हारा भी कंट्रोल ही है, इतना तुम लेट हो थोड़ा सा रहो। डीसी थोड़ी प्रतिरोध आपके हुआ ना, ओके भाई। अब है हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में डबल केज, डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। हमने कहा कि हम इसमें केज कितने लगा देते हैं, 2। अच्छा मैंने स्क्विरल केज को वो बोला नहीं हिंदी में भाई, आपके लिखा आएगा, आप सोचेंगे क्या आया ये, हाँ गिलेरी वाला काम कर देते हैं इधर, गिलेरी, स्क्विरल का मतलब होता है गिलेरी, केज का मतलब होता है पिंजरा, इंडक्शन मोटर का मतलब होता है प्रारूपी मोटर कह देते हैं, हिंदी नाम भी ध्यान रख लेना, गिलेरा, गिलेरी, पिंजरा, प्रारूपी मोटर, गिलेरी वाला मामला है। स्क्विरल का मतलब गिलेरी है, नहीं वो मैं पूरा अलग दोष अलग से नहीं करूंगा, कोगिंग, क्राउलिंग, जोगिंग तीनों दोष करूंगा, तब मैं पूरा करूंगा। अभी मैंने ये बता दिया यहाँ पर केवल स्क्यूड क्यों किया जाता है, कोगिंग दोष को दूर करने के लिए। बाकी क्राउलिंग दोष होता है हार्मोनिक्स के कारण होता है। क्राउलिंग दोष का, क्राउल का मतलब होता है रेंगना, क्राउल का मतलब क्या होता है, रेंगना, तो गति क्या हो जाएगी, मूल गति की 1/7। ऐसे एक दोष होता है जोगिंग, जिसे हम कहते हैं इचिंग। जोगिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दौड़ा, थोड़ा पैदल चले, फिर दौड़ा, फिर। एक होता है वॉकिंग, कैसा मैं शाम को है ना वॉक करता हूँ, इवनिंग वॉक, घूमने जाता हूँ खाना खाने के बाद, वो वॉकिंग। एक होता है रनिंग, जैसे मान लो बुजुर्ग आदमी है वो क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं शाम को। जो फौज में भर्ती होता है वो क्या करता है, रनिंग करता है। अब हमारे जैसे बीच वाले अधेड़ उम्र वाले रह गए, वो करते हैं जोगिंग, थोड़ा सा दौड़ा सांस फूल गई तो चलने लगे, थोड़ा और दौड़ा सांस फूल गई तो चलने लगे, थोड़ा सा और दौड़ा सांस फूलने, ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, इसे कहते हैं जोगिंग। अब जोगिंग का मतलब क्या है, थोड़ी देर मोटर चली फिर रुकी, फिर मोटर चली फिर रुकी, फिर मोटर चली फिर रुकी, इसे कहते हैं कि मशीन की सत्यता जांचते ऐसा किया जाता है। इस दोष का दूसरा नाम इचिंग, खुजली। आपने खुजली की, फिर थोड़ी देर रुके, फिर थोड़ी देर वापस याद है, वापस खुजली कर दी, उसी का नाम है इचिंग। इचिंग इसका दूसरा नाम है जोगिंग का। कि ये कोई नाम कोई अलग से लिया टेक्निकल नाम थोड़ी है, ये नाम था दैनिक जीवन वाले कि भाई मशीन इस प्रकार के काम कर रही है तो इसका नाम ये दे दो, तो नाम कैसे दिया है। तो ऐसे सवाल नहीं पूछा जोगिंग दोष का नाम क्या है, इचिंग, सवाल पूछा हुआ है। और इचिंग होता है क्या, इचिंग का मतलब होता है इच गार्ड। क्या होता है, जहां खुजली होती है तो वहां कौन सा लगाते हैं, इच गार्ड। तो इचिंग का मतलब क्या होता है, खुजली। डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अभी रुकना भाई, इसको 2 प्रकार से बताऊंगा। वाइंडिंग होती है उसके खांचे इस प्रकार है। ये हमारे पास है इनर केज, आंतरिक पिंजरा, ठीक है। इनर केज है तो अधिक गहराई में स्थापित है कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है। अधिक गहराई में स्थापित, अधिक गहराई में स्थापित है तो आप कहेंगे हमारे पास इंडक्शन का मान क्या होगा, हाई। एल का मान, प्रेरण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। और तांबे का बना हुआ है, तांबे से निर्मित है, तांबे से निर्मित है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। बताओ गड़बड़ तो नहीं लिखा। ये हमारे पास कौन सा कहलाता है भाई, आउटर केज। आउटर केज ये अधिक गहराई में है कि कम गहराई में है, कम गहराई में, कम गहराई में स्थापित, पीतल से निर्मित, पीतल से निर्मित है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। इनर केज में आउटर केज दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर। दोनों कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर, ठीक है। एक मिनट, ये हमारे पास है इनर केज, ये हमारे पास कौन सा है, आउटर केज।
कहाँ कर दिया यार? अब हमारे पास वैसे जब आप मोटर में बनाते हैं तो इनर केज ऐसा बनता है, आउटर केज ऐसा होता है, लेकिन वाइंडिंग जो स्थापित करते नहीं है, ये स्थापित करने का तरीका ये होता है, स्थापित करने का तरीका ये होता है। तो ऐसा भी डायग्राम देखे आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो इनर केज हैविंग लो रेजिस्टेंस बार, ये भी है तो छड़ी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होती है क्या, छड़े, छड़ों की परतें कितनी होगी, दो। और ये इनर केज में लो रेजिस्टेंस का मतलब तांबे की बनी हुई है, और आउटर केज में हैविंग हाई रेजिस्टेंस बार का मतलब पीतल की बनी हुई है। इसमें दो केज यानी पिंजरा होता है तथा दोनों आपस में समांतर में जुड़े होते हैं। बाहरी केज का प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, स्टार्टिंग लिए, स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। बाहरी केज का प्रयोग स्टार्टिंग लिए कैसे किया जाता है, बाहरी केज में हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई, ज्यादा, प्रतिरोध का मान ज्यादा तो धारा का मान क्या है, कम, और धारा का मान कम है तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, अधिक, टॉर्क क्या हो जाएगा, अधिक। तो बाहरी केज को टॉर्क बढ़ाने के लिए एक बार स्टार्ट होने के बाद में ये बाहरी केज को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट। मोटर प्रारंभ होने के बाद आउटर केज को वी संयोजित कर देते हैं। ये है हमारे पास डबल केज स्क्रू इंडक्शन मोटर, सही बात है। इसमें नहीं होती स्लीवरिंग, किसमें, हाँ नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट का मतलब है यहां पर इसको चुंबकीय क्षेत्र इसका ना आउटपुट के रूप में काम लेते नहीं है, शाफ्ट के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट से डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र वहीं पड़ा रहता है, शाफ्ट के साथ डिस्कनेक्ट कर देते हैं। स्लीवरिंग केवल उसमें काम में ली जाती है। ये आउटर केज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आउटर केज डिस्कनेक्ट हो जाती है।
कल वाला टेस्ट कैसा हुआ आपका? ठीक हुआ? ठीक ठाक क्यों हुआ? कल वाला किसका नहीं पढ़ा हुआ था? क्यों? तुमने पढ़ा? मैं दूसरी बार पढ़े तभी नहीं पढ़ा। मैंने डीसी थ्योरी भी तो पढ़ा थी। आया था लेकिन आया नहीं था। आउटर केज के कारण ये बाद में गति नहीं करेगी सॉफ्ट के साथ, सॉफ्ट इनर केज के कारण गति करेगा बाद में, है? एक मिनट भैया, ये हटा दो एक बार लाइन। चलो बाद में, हाँ वो वाइंडिंग तो उसमें स्थापित रहती है, लेकिन ये समांतर परिपथ में जुड़ा होता है। समांतर परिपथ में जुड़ा होने के कारण आउटर केज होती तो डिस्कनेक्ट होती है, लेकिन होती है सॉफ्ट साइड डिस्कनेक्ट होती है, तो इसका चुंबकीय मतलब प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यही ना भाई? अन्य नाम क्या है? वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे इसका अन्य नाम है वाउंड रोटर। ठीक है भाई। अब ये वाउंड रोटर है, ये किसका बना होता है? तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि वाउंड रोटर होता कैसा है। नहीं फोटो ही नहीं इसमें। चलो, वाउंड रोटर क्या है कि इसमें भी हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग होती है जो रोटर पर स्थापित होती है। तो रोटर पर वाइंडिंग स्थापित वैसी होगी जैसी स्टेटर होती है। सामान्यतः कौन सी वाइंडिंग स्थापित करोगे, स्टार या डेल्टा? स्टार। क्यों? क्योंकि स्टार का प्रतिरोध नियंत्रण क्या होता है? इजी। और प्रतिरोध के द्वारा ये नियंत्रण होगी, क्योंकि स्टार्टर रूप में किसको काम लेंगे? इसके 3 फेज रियोस्टेट को। इसके रोटर पर स्टेटर की तरह 3 फेज वाइंडिंग स्थापित होती है। हाँ, वाउंड रोटर में रोटर पर जो वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग है ही है। इसके रोटर पर स्टेटर की तरह ही, स्टेटर पर तो ऑलरेडी वाइंडिंग है, लेकिन इसके रोटर पर वाइंडिंग होती है। इससे 3 फेज वाइंडिंग स्थापित होती है। यह सामान्यतः कौन सी होती है भाई? यह सामान्यतः स्टार वाइंडिंग होती है। इसके रोटर पर स्टेटर की तरह 3 फेज वाइंडिंग स्थापित होती है। यह सामान्यतः हमारे पास क्या वाइंडिंग होती है भाई? तो आपकी ये सामान्यतः हमारे पास स्टार वाइंडिंग होती है। ये सामान्यतः कौन सी वाइंडिंग होती है? ये सामान्यतः 3 फेज स्टार वाइंडिंग स्थापित होती है। ओके, अगला हमारे पास है कि जो हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की है, उस 3 फेज वाइंडिंग स्टार से करने से फायदा क्या होगा? इसमें 3 फेज रियोस्टेट का प्रयोग करके स्टार्ट किया जा सकता है, फायदा ही होगा। इसलिए इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा? उच्च। इसके प्रारंभिक, पहले लिख देता हूं, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा क्या हो जाएगी? निम्न। जिसे टॉर्क क्या आएगा भाई? उच्च। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई किसका होता है? इसका। रोटर पर स्थित वाइंडिंग स्लिप रिंग एवं किससे जुड़ी होती है भाई? स्लिप रिंग एवं कार्बन ब्रूस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्लिप रिंग एवं कार्बन ब्रूस से जुड़ी होती है। ठीक है, स्लिप रिंग किसका बना होता है? स्लिप रिंग कहां पर स्थापित होती है? शाफ्ट पर। किससे बना होता है? फॉस्फोरिक ब्रोंज से निर्मित है। क्योंकि हमारे पास रोटर तो घूम रहा है, रोटर को सप्लाई देनी है, रोटर घूम रहा है तो इसके कारण तार भी लपेटा खा जाएगा। यदि सीधा सीधा तार दे दिया तो हमने स्लिप रिंग से सप्लाई देते हैं। स्लिप रिंग क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है, शाफ्ट घूमती रहती है, स्लिप रिंग वहीं रहती है। इसलिए रोटर को सप्लाई देने के लिए समय से आपको क्या चाहिएगा? स्लिप रिंग। और यहाँ 3 फेज वाइंडिंग है तो संख्या भी कितनी चाहिए स्लिप रिंग की? 3। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस ब्रोंज की। कार्बन ब्रूस क्या होता है भाई? स्थिर होता है।
धारा कम होने पर प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होने पर टॉर्क ज्यादा होता है। हैं? हाँ, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, शाफ्ट पर लगी होती है ऐसे, यहां से किसको सप्लाई जाती है भाई, रोटर को, और ये जुड़ी कहां से होती है, 3 फेज रियोस्टेट से, ये तो होता है किसकी, नहीं नहीं, अब देखो कि वाउंड रोटर इसका अंदर होता है, उस हमने रोटर की कंडीशन पढ़ी है और हमने सारी रोटर की कंडीशन पढ़ी है। रोटर के आधार पर मोटर दो प्रकार की होती है, हाथ वो लिख दो, नहीं वैसे नहीं है, इसका क्या रोटर का तो नाम है ये, ऐसे वाउंड का मतलब इससे ये निकल जाता है कि स्लीवरी इंडक्शन मोटर नहीं लिखे, वाउंड मोटर भी नाम लिख सकता है। वाउंड मोटर क्यों लिखता है, क्योंकि इसमें रोटर होता है वो कौन सा प्रकार का है, राउंड प्रकार, वाउंड प्रकार का, वाउंड का मतलब है लपेटना, जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, तो इसका जो रोटर है, रोटर कौन से प्रकार का होता है, वाउंड, तो अंदर रोटर है, दोनों तो लिखा है, क्या नहीं लिखा है इसमें, ये सिंगल केज है, सिंगल केज डायग्राम दिया है, और सिंगल केज जब तक पढ़ते हैं तब तक सिंगल केज नाम बोला नहीं जाता है, जब तक सिंगल केज पढ़ते हैं तो सिंगल केज बोला नहीं जाता है, ऑटोमेटिक जो हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का नाम होने का मतलब सिंगल केज है, डबल केज बोलने पर ही डबल केज आता है, तब तक डबल केज के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। केवल मैं ये कहूं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बताओ कितना केज उसमें, एक, हमेशा बाय डिफॉल्ट कितना केज होता है, एक, कभी भी टेक्निकल की मेन किताब के अंदर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में सिंगल केज की चर्चा नहीं करते हैं, केवल सीधी चर्चा करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो ऑटोमेटिक वो कौन सा होता है, सिंगल केज। जब डबल केज होता है तो बताया जाता है कि दो केज हमने क्यों काम में लिए, तो डबल केज के टाइम हमें पढ़ना पड़ता है कि ये डबल केज है, दो केज है, एक इनर केज है, एक आउटर केज है, हाँ, लेकिन अपने आईटीआई में तो क्या है, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं भाई ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल केज प्रकार का है, जबकि एक्चुअल में कोई भी मेन टेक्निकल किताब में सिंगल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर नाम से चर्चा नहीं करते हैं, सीधी चर्चा ये करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इतना पूछे उसमें कितने केज होते तो अभी आप कितना बताओगे, एक, जब तक डबल केज नहीं बोले आप दो बोल नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, एक, और आपको डायग्राम भी तो दिखा दिया ना, डायग्राम कितने केज है, डायग्राम में एक केज है, कितना केज है, एक केज, और एक केज के ऊपर हमने पूरी चर्चा की, और साहब ने लिखा कि ये लिख दिया भाई सिंगल केज होने के कारण स्टार्टिंग प्रतिरोध क्या होता है, कम, जिससे प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, कम, ये हमें एक केज होने के कारण दोष दिखा, इसलिए हमने क्या बनाया, डबल केज, इसका तरीका भी यही होता है, ये तो कोई नहीं, वाउंड रोटर वाल ठीक है भाई, उसमें क्या कई जगह वाउंड मोटर भी नाम लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर रोटर कौन सा प्रकार का होता है, वाउंड, वाउंड का मतलब होता है लपेटना, लपेटते क्यों है, क्योंकि वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग कौन से करते हैं, स्टार, स्टार वाइंडिंग करने से क्या होता है कि प्रतिरोध का नियंत्रण क्या होता है, इजी, धारा का नियंत्रण क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक फेज में धारा अलग अलग होती है, नहीं होती है, जो लाइन धारा वही किसकी धारा होगी, फेज धारा, स्टार में, ये स्टार का फायदा होता है। अब लिखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियां, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हानियां,
ध्यान से देखना भाई, यहां पर हमने दिया स्टेटर को सप्लाई। अच्छा, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियां लिखने का मतलब ये है, ये हानियां किस में होती है? स्क्विरल केज में। स्लिप रिंग के बारे में, स्लिप रिंग में कोकिंग और क्राउलिंग दोष होता ही नहीं है, लिख लो एक लाइन, स्लिप रिंग में लिख लो, इसमें कोकिंग में क्राउलिंग दोष नहीं होता। आपने सबसे पहले सप्लाई किसको दी? स्टेटर को। स्टेटर में कौन सी हानि हुई? ताम्र हानि भी होती है, लो हानि भी होती है। क्रोड किसकी होती है? लोहे की। वाइंडिंग किसकी होती है? तांबे की। तो हानि होती है दोनों। अब ये जो हानि होती है, फिर बाकी की सप्लाई आप किसको देंगे भाई? रोटर को जाएगी। रोटर को सप्लाई जाती कैसे है? रोटर को जो सप्लाई जाती है वो एयर गैप द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है भाई? स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? वायु अंतराल होता है। तो हमारे पास यहां पर हम कहते हैं एयर गैप शक्ति। इधर जो शक्ति देंगे इसको क्या नाम दिया मैंने? ईजी। ईजी को मैं क्या बोल दूं भाई? एक तो इसका नाम एयर गैप शक्ति है, दूसरा मैं इसको ये भी कह सकता हूं जो एयर गैप है वही रोटर की इनपुट शक्ति है। जब आपने सप्लाई दी है स्टेटर को, तो स्टेटर के चारों ओर क्या बना भाई? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र किस में आएगा भाई? बीच में एयर गैप में। उस एयर गैप के कारण ही ये सप्लाई रोटर में क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र पर आएगा। रोटर क्या करेगा? गति करेगा। तो ये जो आपने जो पावर दी है इसको एयर गैप पावर बोलो या रोटर पावर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जब आपने रोटर को सप्लाई दे दी है तो रोटर में कोई ना कोई तो हानि होगी। तो रोटर में कौन सी हानि मानी जाती है? रोटर में कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि। रोटर में कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि। लो हानि रोटर में माना नहीं जाता है। जैसे हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन में देखेंगे तो तांबे की बनी हुई रिंग है, तांबे का बना हुआ शॉर्ट सर्किट है, तो हानि कौन सी मानी जाती है? कॉपर हानि। तो कॉपर हानि किस में हुई है? ठीक है। अब ये जो हानि हो गई, बाकी शक्ति हमारे पास कौन सी आएगी भाई? मैकेनिकल। अब ये यांत्रिक शक्ति जाएगी कि नहीं जाएगी? यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति को किस डिनोट करोगे? पीएम से। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी कॉपर। और ये पीई क्या लिखा? पी लिखना था। ये क्या है हमारे पास? पीजी। तो देखो अपने रोटर को जितनी शक्ति दी उसमें से कुछ तो हानि हुई, बाकी सारे के सारे में क्या हुआ? रोटर घूमने लगा। रोटर घुमा तो हमारे पास जितनी शक्ति दी उनमें से ताम्र हानि को घटा देते हैं, तो बाकी शक्ति हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई है? यांत्रिक। जितनी पावर दी उनमें से कुछ तो ताम्र लॉस हुआ, बाकी सारी पावर किस में कन्वर्ट हो गई है? यांत्रिक में। यांत्रिक शक्ति में हमारे पास क्या हुआ? घर्षण हानि आई। कौन सी? घर्षण हानि। घर्षण हानि आने के बाद में यहां पर क्या होगा? सेंस क्या होगा? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। क्या लिखोगे भाई? आपने यांत्रिक शक्ति दे दी मान लो 500 वाट, तो फिर वो मोटर तो घूमी, तो घर्षण हानि भी तो हुई। मान लो 50 वाट घर्षण हानि हुई, तो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कितनी होगी? 450 वाट। ये मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये हमारे पास है हानि का पहला नेचर। देखो स्टेटर को आपने दी है सप्लाई, सप्लाई आप किसको देते हैं? स्टेटर को। तो स्टेटर में कौन सी हानि होगी? तांबा की और लोहा की। जो हानि होगी बाकी तो ये स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? रोटर को घुमाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जब रोटर पे जाएगा तो बीच में क्या आएगा? एयर गैप। बीच में क्या आएगा? एयर गैप। तो इसलिए उस शक्ति को चाहे रोटर की शक्ति बोलो और चाहे एयर गैप शक्ति बोलो, बात एक ही है। जो आपने रोटर को शक्ति दी उसमें से कुछ तो रोटर में ताम्र हानि हुई, बाकी सारी शक्ति किसमें बन गई? मैकेनिकल। तो यांत्रिक शक्ति होगी। और यांत्रिक शक्ति जितनी आपको मिली उसमें से कुछ तो घर्षण हो गया और बाकी आपके क्या हो गया? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। यही होगा। तो ये आपके पास हानि का मामला है, करो नोट। और ये इसी प्रकार नेचर से याद रखना, इस नेचर का याद मत रखना, इसी से पता चलता है। सारी हानियां सीधी जाती है, इस स्टेटर को सप्लाई देना है, शाफ्ट पर आउटपुट देना है, ये तो कार्य करना है। तो बीच में ये रास्ता आएगा।
हो गया भाई? हाँ, जैसे मान लो अब उसको गति करने के लिए हमने जो मैकेनिकल शक्ति दी है, हमने जितनी भी रोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रोटर घूमने लगा, घूमने के लिए क्या लगेगा? बल लगेगा। तो जो बल लगेगा वो पावर लगी, वो पावर कौन सी है? पीजी। लेकिन उनमें से कुछ पावर तो कॉपर के कारण क्या होगी? लॉस। बाकी सारी पावर का कार्य क्या होगा? रोटर को घुमाना। और वो हमारे पास कौन सी शक्ति कहलाएगी? यांत्रिक। जब वो घूमेगी तो उसमें घर्षण होगा कि नहीं होगा? घर्षण होगा तो घर्षण का लॉस होगा। तो बाकी शक्ति कौन सी होगी? जो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। अब देखो आप, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां साइड में लिख रहा हूं और आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा। पी जी बराबर पी इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? एयर गैप शक्ति कितनी होगी? स्टेटर को जितनी सप्लाई दी उनमें से कुछ स्टेटर का लॉस हुआ, बाकी शक्ति कौन सी आएगी? एयर गैप। ये तो क्लियर हो गया? पीजी बराबर पी इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। ओके, दूसरी बात करते हैं। जो रोटर में ताम्र हानि होता है ना, इसका सूत्र होता है, ताम्र हानि का सूत्र क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आर के नीचे छोटा आर लिख देता हूं, ये रोटर का प्रतिरोध है। लेकिन पीजी का सूत्र क्या होता है भाई? पीजी का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर बटा एस। अब एस इधर चला गया तो एस गुणा पीजी बना। एस गुणा पीजी क्या बन गया भाई? पी कॉपर हुआ कि नहीं हुआ? आई स्क्वायर आर ही बचा भाई। यदि एस में उधर भेज देता हूं तो इधर मेरे पास क्या बचेगा? आई स्क्वायर आर। इसको मैंने क्या लिख दिया? पी कॉपर, एस भेज दिया ऊपर। एस गुणा पीजी बराबर क्या हो गया? पी कॉपर। ठीक है, तो हमारे पास पी कॉपर बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे पी कॉपर बराबर होगा एस गुणा पीजी। ये भी सही बात। एस स्लिप है, स्लिप का प्रभाव आएगा ना। ये पीजी का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर बटा एस। तो एस गया इधर, तो एस गुणा पीजी हुआ। इधर क्या बचा? आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर को क्या लिखते हैं? पी कॉपर। तो एस गुणा पीजी बराबर क्या आया? पी कॉपर। एस क्या है? स्लिप। एस हमारे पास क्या है? स्लिप है। एस है स्लिप है। आगे वाले भी लिख रहा हूं, जो जो बताया वो सारी चीजें। अब आता है तीसरा, मैकेनिकल पावर क्या होगी? तो आप कहेंगे सर मैकेनिकल पावर तो वो होगी जो पीजी को हमने सप्लाई दी, पीजी सप्लाई दी, उनमें से कॉपर हानि घटा दो, बाकी शक्ति कौन सी कहलाएगी भाई? यांत्रिक। ठीक है, पीजी तो पीजी है और पी कॉपर को आप क्या लिखोगे? एस गुणा पीजी। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा? पीजी माइनस एस गुणा पीजी। अब बताओ पीजी ले लो कॉमन, पीछे क्या बचेगा? 1 माइनस एस। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी ठीक है। एक तो हमारे पास ये पता चला, दूसरा है हमारे पास ये, तीसरा हमारे पास ये। अब आता है चौथा। चौथा, शाफ्ट पर शक्ति कितनी है? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। तो आप कहेंगे बराबर क्या आएगा? पी एम माइनस कौन सी हानि होगी? घर्षण हानि। यह शक्ति बाकी कहां पर उपलब्ध हो जाएगी? शाफ्ट पर। अपने सवालों में यह पूछा जाता है कि भाई एक होता है पीजी, एक होता है पी कॉपर, एक होता है पी मैकेनिकल, इनके बीच संबंध बताओ। तो पीजी की जगह आप लिख दो भाई पीजी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पी कॉपर की जगह क्या लिख दो? एस गुणा पीजी। और पी मैकेनिकल की जगह क्या लिख दो? 1 माइनस एस गुणा पीजी। अब बताओ पीजी सारे क्या हो गए भाई? कट गए। पीछे क्या बचा? 1 रेशियो एस रेशियो 1 माइनस एस। अब इसमें सवाल कैसा आता है? मैं पी कॉपर देके और स्लिप का मान देके पी मैकेनिकल पूछ सकता हूं। जैसे भाई पूछ सकता हूं ना, मैं आपको कहता हूं कि भाई पी कॉपर और पी मैकेनिकल का संबंध क्या है? तो आप कहेंगे एस बटा 1 माइनस एस। तो ये इन तीनों के बीच ही संबंध होता है हानि में, जो आपको ज्ञात करना होता है। वापस देखो इसको, इसको देखोगे सारी चीजें याद होगी। सबसे पहले सप्लाई आपने किसको दी? स्टेटर को। फिर लॉस किसमें हुआ? स्टेटर में। कौन सा हानि हुई? ताम्र हानि और लो हानि। तो आपके पास बाकी जो शक्ति बची वो शक्ति किसको गई? रोटर को। रोटर को शक्ति, एयर गैप शक्ति तो सेम ही होती है। तो बताओ रोटर की शक्ति है कितनी? तो स्टेटर की सप्लाई माइनस स्टेटर का लॉस। और स्टेटर की सप्लाई कौन सी है? इनपुट। अब देखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? पीजी बराबर क्या है? पी इनपुट माइनस स्टेटर हानि। जब आपने रोटर को पावर दे दिया तो उसके बाद में रोटर में भाई वाइंड मतलब तांबा तो ही, तांबे के कारण रोटर में लॉस होगा। उस लॉस को हम क्या कहेंगे? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को यदि घटा दें, बाकी जितनी भी पावर है वो क्या कार्य करेगी? रोटर को घुमाने का। तो उसे कहते हैं यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति किसे कहते हैं? रोटर को दी गई शक्ति माइनस रोटर की हानि। रोटर को दी गई शक्ति में से रोटर की हानि घटाओगे क्या आएगी? रोटर की यांत्रिक शक्ति। रोटर को यांत्रिक शक्ति मिली, रोटर क्या करेगा? घूमेगा। और घूमेगा तो बेरिंग में घर्षण होगा कि नहीं होगा? जब भी घूमेगा शाफ्ट में घर्षण होगा, तो घर्षण के कारण एक और लॉस आएगा। उस लॉस को भी घटा देंगे तो बाकी शक्ति कहां पर मिल जाएगी हमें? शाफ्ट पर।
साफ उपलब्ध शक्ति ये होती है, इनपुट सप्लाई वो है, और उसके साथ में ये पॉइंट है जो संबंध है सारा, ये समझ में आना चाहिए आपको। ये चारों बताने के लिए ही ये डायग्राम है, इससे ये चारों चीजें क्लियर होती है कि आपने दी इनपुट है, लिया आउटपुट है। साफ उपलब्ध शक्ति क्या होती है? आउटपुट। और दी गई शक्ति क्या है? इनपुट। तभी तो आप इसकी हानि ज्ञात करेंगे ना। इसमें हानि कौन सी आएगी? एक स्टेटर पे हानि आएगी, एक रोटर पे हानि आएगी, एक घर्षण हानि आएगी, तीनों तो चर्चा कर ली। क्या करो हैं? गैप आया नहीं, गैप होता है हमेशा हर मोटर में। एक होता है स्टेटर, ये बार, और ये होता है रोटर। अब स्टेटर के ऊपर आपने वाइंडिंग लपेटी है, तो यहां चारों क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऊपर लगेगा, रोटर घूमेगा। क्या रोटर इससे स्टेटर का टच कर रहा है? क्या नहीं। तो बीच में क्या है? अंतराल। उस अंतराल को हम क्या कहते हैं? वायु अंतराल। उसे हम क्या बोलते हैं? एयर गैप। तो एयर गैप तो होता ही है। तो एयर गैप पावर और रोटर की पावर क्या होती है? सेम ही। एयर गैप पावर और रोटर की पावर क्या है? सेम ही है। वही मामला। क्या हुआ? हाँ, गैप तो होता ही है, हर मोटर में गैप होगा। बिना गैप तो दोनों आपस में घर्षण नहीं करेंगे। स्टेटर रोटर का टच करेगा तो गति कैसे करेगा? उस गैप को तो एयर गैप बोलते हैं। गैप तो हर मोटर में ही होगा। गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम गैप पर क्यों उठ के हो जाके? अब सवाल ये नहीं है, सवाल अलग है। तुम अभी इस सवाल पर देखो। सवाल है कि गैप ज्यादा होने पर कौन सी हानि ज्यादा हो जाएगी, या गैप ज्यादा होने पर फर्क क्या पड़ेगा? तो आप कहेंगे गैप ज्यादा होगा पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा तो हानि क्या होगी? बढ़ेगी। यानी दक्षता क्या होगी? घटेगी। किसके कारण? गैप बढ़ने के कारण। तो गैप क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि दोनों टच करें। गैप कम से कम होना चाहिए। कर्मगत रूप से ध्यान देखो, सप्लाई आप किसके दोगे? स्टेटर को। स्टेटर को जो सप्लाई दी वो पावर दिया, उसे मैं क्या बोलूंगा? पी इनपुट। फिर स्टेटर में सप्लाई दी तो चारों घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बना। स्टेटर में हानि कौन सी हुई? ताम्र और लोहा। बाकी शक्ति बची वो किसको गई? रोटर को। इसे रोटर शक्ति भी कह सकता हूं और एयर गैप शक्ति भी कह सकता हूं, दोनों नाम आ सकता है। जो रोटर को शक्ति दी तो रोटर में कुछ तो हानि होगी, ताम्र हानि। वो रोटर की ताम्र हानि घटा दो, बाकी शक्ति कौन सी होगी? यांत्रिक। जब यांत्रिक शक्ति के कारण क्या होगा? घूमेगा, घूमेगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा कुछ घर्षण लॉस होगा, बाकी हानि कौन सी होगी? बस सिंपल प्रोसेस यही है। इस हानि के देखो, ये तो आपके पास पिछले वाला डायग्राम पूरा क्लियर कर रहा है कि ये क्या है डायग्राम, यही तो बता रहा है। ये आपके पास न्यूमेरिकल आता है, ये संबंध है। कभी भी सवाल आएगा तो यही तो संबंध रहेगा। अब बताओ डाउट, कोई सवाल कैसा भी है तो क्या कह रहे हो? मतलब एयर गैप, कॉपर लॉस, हाँ, इन तीनों के संबंध होता है।
इन तीनों के संबंध पूछा जाता है क्योंकि ये तीनों ही एस पर टिके हुए हैं, नहीं तो ये एस पर है नहीं ये एस पर है, ये किस पर टिके हुए हैं, एस पर। तो स्लिप पर पूछे हुए हैं, इसलिए मान इनका संबंध याद करना पड़ता है क्योंकि तीनों किस पर टिके हुए हैं, स्लिप पे। मामला स्लिप के कारण है, ये एस के कारण। भाई इनका तो हमने संबंध तो लिख दिया इनका भी, लेकिन यहां इसका डायरेक्ट सूत्र तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि तो एस है ही नहीं इसमें, संबंध हमने एस का लिखा है। एस मतलब स्लिप, स्लिप के ऊपर संबंध है। इसमें सवाल होगा, देना भाई रामबाण, इसमें सवाल होगा, क्या सवाल करा दूं तू? सिंगल पेज का बाद में करा देंगे, 3 पेज के इसके ऊपर ही सवाल करा देते ना, सवाल तो होगा ना, कहीं ना कहीं इसका भी तो सवाल मिलेगा। लो भाई इधर आ भाई, तुम तीनों लगा था, 241, 241, 244, 245, 246 लगा, फोटो खींचे यही खींचा। तीनों सवाल यूपी आरवीएनएल एंड यूपी पीसीएल में आया हुआ है, अभी तक जो एग्जाम है अपने आया हुआ नहीं है, लेकिन इस पर सवाल पूछा जाता है, इसलिए लिखना जरूरी है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर पर सप्लाई देते हैं, स्लिप रिंग यही तो काम करता है। स्लिप रिंग करता है कि जब आपने सप्लाई स्लिप रिंग को दी, स्लिप रिंग उसको अंदर सप्लाई दे देगा। स्लिप रिंग खुद स्लिप नहीं हो, मतलब स्लिप हो जाएगा, रोटर शाफ्ट के साथ घूमेगा नहीं। यदि डायरेक्ट सप्लाई दोगे शाफ्ट के साथ घूम के तार टूट जाएगा। तो स्लिप रिंग है तो क्या हो जाएगी, स्लिप, शाफ्ट घूमती जाएगी, स्लिप रिंग वहीं रह जाएगी, तो ये खुद क्या होगी, स्लिप होगी। कौन सा? नहीं, स्लिप रिंग तो बाहर है ना, स्लिप रिंग इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र से क्यों घूमेगी? स्लिप रिंग किसी से नहीं घूमेगी, स्लिप रिंग एक जगह रहेगी। अच्छा रोटर, ये रोटर जो वाउंड रोटर है ना, उस टॉर्क के कारण घूमता नहीं है, दोनों के आपस में खिंचाव बल उत्पन्न करवाता है। इसलिए 2 टॉर्क होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तो खिंचाव बल उत्पन्न होता है। उसके बल के कारण जो घूमता है उसे स्क्विरल केज कहते हैं। रोटर को सप्लाई देते हैं ना, स्लिप रिंग वाले को देते हैं। स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट कैसे करते हो? प्रतिरोध में आप क्या दोगे? अरे दादा, प्रतिरोध को तो सप्लाई दोगे ना। जैसे मैंने पंखे का रेगुलेटर लगाया, वो रेगुलेटर को तो मैंने सप्लाई दी, तो वो क्या करेगा, उस सप्लाई में प्रतिरोध बढ़ा दिया, तो आगे धारा क्या गई, कम। जैसे जैसे मैं मान बढ़ाऊंगा, प्रतिरोध क्या करेगा, घटेगा, धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो 3 फेज रियोस्टेट में भी तो आप सप्लाई देंगे शुरुआत में, तो शुरुआत में प्रतिरोध क्या रखोगे, ज्यादा, पर जैसे जैसे आप उसको घुमाओगे प्रतिरोध कम होगा, तो धारा क्या जाएगी अंदर, ज्यादा। बिना सप्लाई प्रतिरोध क्या होता है? दक्षता स्लिप रिंग है ना भाई अपनी? नहीं, स्लिप रिंग दक्षता नहीं है, स्क्विरल केज की है। हाँ भाई, इसको उत्तर बताओ। रोटर की तम्र हानि किसके बराबर होगी? सी क्यों, डी नहीं होगा क्या? क्योंकि तम्र हानि पी कॉपर बराबर, आपने क्या लिखा, एस गुणा पीजी। एस तो स्लिप आ गया, पीजी क्या है, रोटर का पावर इनपुट, यही तो लिखा। दूसरा सवाल ये, वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक शक्ति ये है, तो गुणक की ओम हानि क्या होगी? रोटर की ओम हानि मतलब कॉपर लॉस, पी बराबर आई स्क्वायर आर, आर के कारण हुआ, उसे तो ओम हानि कहेंगे। बताओ कितनी होगी? तो आप कहेंगे हमारे पास तो यांत्रिक शक्ति पी एम बराबर क्या होता है भाई, पी जी माइनस पी कॉपर। दिया हुआ क्या है, वायु अंतराल शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति कितनी दी, 6, वायु अंतराल शक्ति कितनी दी, 20। बताओ पी कॉपर कितना है, कितना है? हाँ, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल करना है। सिंपल ही तो किया हमने। पूछा क्या है, वायु अंतराल शक्ति दे दी, यांत्रिक शक्ति दे दी, और पूछा घूर्णी की ओम या हानि मतलब कॉपर लॉस ही हुआ, कॉपर लॉस पूछा है। याद हो गया नहीं हो गया? अगला सवाल है, नहीं हुआ? एक काम बताता हूं, इतना जल्दी मत करो। जो रोटर विकसित करता है, विकसित करने वाले को यांत्रिक शक्ति कहते हैं।
अब करो। आप ये भी मुझे कह सकते हैं कि सर 4800 वाट विकसित करता है, उसको यांत्रिक शक्ति नहीं कहूंगा, मैं तो सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कहूंगा। मैं कहता हूं कह दो, लेकिन घर्षण हानि तो दी हुई नहीं है। जब घर्षण हानि हमारे पास दी हुई नहीं है तो हमारे पास घर्षण हानि, यदि मान लो कहां सूत्र गया, घर्षण हानि नहीं है तो जो हमारे पास सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति पीएम होगी कि नहीं होगी? जब घर्षण हानि तो नहीं दी गई है तो सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति किसके बराबर होगी? बस, तो यह शक्ति हमारे पास कौन सी है? पीएम। इतना मैंने बता दिया आपको। अब तो आपको करना पड़ेगा, करो। आपको पूछा स्टेटर का इनपुट पूछा है, स्टेटर का इनपुट पूछा है, उसके लिए तो मैं एक लॉजिक बता दूं, पीजी बराबर पी इनपुट माइनस स्टेटर हानि। यह सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टेटर हानि आपको दी हुई है, पी इनपुट आपको पूछा है, तो आपको क्या चाहिए? पीजी। और पी मैकेनिकल है तो पीजी ज्ञात कर सकते हो, पी मैकेनिकल है तो पीजी ज्ञात कर सकते हो, करो। तो आप कहेंगे भाई ज्ञात तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास मामला क्या है कि हमने जब पढ़ा था, ये पढ़ा था पीजी और पी मैकेनिकल में संबंध था 1:1 का है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? पीजी। पीजी बराबर पी मैकेनिकल बराबर 1/1 - पूरा मामला ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? एस। एस ज्ञात करना हमने कल पढ़ दिया, करो एस ज्ञात। बाकी पूरा चीजें हैं सब एस तो ज्ञात होगा। चलो आप मुझे बताओ, इसमें से एनएस कितना आएगा? एनएस बराबर 120 गुणा एफ 50 बटा पी कितना है? 4 बराबर 1500। एन आर कितना है भाई? 1440। तो हमारे पास आपको पता होगा एनएस हो जाएगा 1500 माइनस 1440 बटा 1500 बराबर कितना हुआ? तो 60 बटा 0 से 0 1 बटा 25, 1 बटा 25 या 0.04, या वैल्यू पुट करो। तो पीजी बराबर ये हुआ 1/1 माइनस 0.04 गुणा पी मैकेनिकल कितना हो गया? 4800। तो बराबर कितना आया भाई बताओ? तो आप कहेंगे 4800 में भाग किसका दिया? 0.96 का। पॉइंट हटाएं तो ऊपर आया 2 0, चिन्ह में 48 होता तो 100 जाता, चिन्ह में है तो 50, 48 होता तो 48 में 100, चिन्ह में तो 50, 50 और 2 0 के ऊपर कितना आ गया भाई? 5000। काटना आता होगा आपको, कितने वाट है? 5000। ये कौन सा है? पीजी। अब बताओ मुझे, पीजी हमारे पास कितना वाट है? 5000। पी इनपुट पूछा है, इस डेटा हानि कितनी है? 320। बताओ कितना हो गया पी इनपुट? 5320। हुआ कि नहीं हुआ? हमने कोई स्टेप नहीं खाया। ये आपको पूछा पी इनपुट है तो माइनस स्टेट हानि कर दो, ये दिया हुआ है, और ये ज्ञात करना तो पीजी तो निकालना पड़ेगा। और आपको दिया पी मैकेनिकल 4800 वाट है, यहां से पीजी निकालोगे तो संबंध तो ये है, इसके लिए क्या चाहिए? एस। तो पहले एस निकालना पड़ेगा, ऐसे ज्ञात होता है ना? ढंग का सवाल, कल वाला आज वाला सारा मिक्स हुआ है। सवाल अच्छा है भाई, ऐसा थोड़ी सवाल आया हुआ है, सवाल अच्छा है। एक सवाल और पूछा है, 0.2 स्लिप वाली मोटर में गुणक निवेश शक्ति यानी पीजी, गुणक निवेश शक्ति क्या कहलाएगा? पीजी। एवं गुणक ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा? गुणक ताम्र हानि क्या होता है? पी कॉपर। पीजी बटा पी कॉपर बराबर क्या होगा? 1/s। एस का मान 0.2 है तो बराबर क्या आ गया? 5। ये भी सवाल रहा आया हुआ है, तो ये आपको सवाल करना पड़ता है। इस पर आया हुआ सवाल है भाई। एक और सवाल है, ये इधर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप को रोटर के पावर इनपुट से कैसे व्यक्त किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि रोटर का इनपुट और मैकेनिकल के बीच संबंध बताओ। रोटर के इनपुट और मैकेनिकल, ये जो मैंने लिखा ना, इसके बीच संबंध का सूत्र पूछा हुआ 2 बार, तो ये 1/1 - s के साथ करना पड़ता है। तो सवाल आपके पास ये आए हुए हैं, बिना आए हुए कुछ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी हो जाएंगे। और बाकी के आपने जो कल हमने जो पढ़ा था उसके सवाल किताब में बहुत सारे हैं, आपने किया कि नहीं किए? बहुत सारे सवाल हैं, थोड़े थोड़ी है, काफी सवाल है। ले भाई, कौन? 3 फेज मोटर को बैलेंस लोड पर ही कार्य करवाना चाहिए। बैलेंस लोड पर कार्य नहीं करने पर हानियां बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए 3 फेज मोटर है, एक मोटर है बैलेंस लोड पर ही कार्य करती है। बैलेंस लोड पर कार्य नहीं करेगी तो इसका मतलब है मोटर के अंदर हमने वाइंडिंग ऐसे जोड़ी है कि एक फेज से तो धारा ज्यादा ले रहे हैं, दूसरे फेज से धारा कम ले रहे हैं, वो ठीक है क्या? नहीं। तो हमेशा वाइंडिंग ऐसी जोड़नी चाहिए कि सब फेज से धारा क्या लेनी चाहिए? बराबर, उसे बैलेंस लोड कहते हैं। हमेशा हर इंडक्शन मोटर को बैलेंस लोड पर कार्य करवाना चाहिए। क्वेश्चन अंदर पंदर जो भी हिला दिया भाई, वो तो है ही। क्वेश्चन आए हुए ना। अब ये क्वेश्चन इतना हार्ड तो पहली बार है, ये क्या है?
इसके अलावा ये सवाल हार्ड नहीं है, सूत्र चाहिए, ये सवाल हार्ड थोड़ी है। और एक मैंने लास्ट में बोला था कि पी मैकेनिकल वाला जो संबंध है उससे सवाल आया था, वो भी हार्ड नहीं था। और एक सीधा ये पूछा, ये भी हार्ड नहीं है। लेकिन अपन को संबंध आना चाहिए। ये संबंध कब आएगा? जब आप इन हानियों को देखोगे तो सारा हो जाता है। इनको देखने में तो सारा ही हो जाता है ना भाई, कैसा भी सवाल हो। ये मामला है।